हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 2025-26 का यूनियन बजट लेके आया हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया है और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया है। तो आइए देखते हैं इस बार के बजट में क्या खास है। यूनियन बजट 2025-26। पहले बजट देख लेते, बजट कहते किसे हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए भविष्य में होने वाली आय और व्यय का अनुमान है कि क्या खर्चा होना है, कितना करना है, कितनी इनकम होनी है और कितना खर्चा करना है। इसी को बजट कहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, बजट का नहीं है। इसको फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसे पेश किया जाता है। देखते हैं कुछ बजट से जुड़ी और कुछ बातें देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बजट में क्या है और क्या नहीं है। बजट में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। बजट में सरकार की योजनाएं होती हैं कि वह किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेगी। बजट में सरकार की योजनाएं होती हैं कि वह कितना कर वसूल करेगी। ये योजनाओं के संदर्भ में जो बातें हैं उसके बारे में है कि बजट में सरकार की योजनाएं होती हैं कि वह किस क्षेत्र में राजस्व बढ़ाएगी, घटाएगी, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहाँ से अधिक होगा, कम होगा। बजट में सरकार की योजनाएं होती हैं कि वह आगामी वर्ष के लिए क्या आर्थिक और वित्तीय नीतियां बनाएंगी, यानी एजम्पशंस करती हैं कि वो कितना कमाएंगी या कितना खर्च करने वाली हैं। बजट को आमतौर पर हर साल फरवरी के पहले कार्य दिवस को पेश किया जाता है। जब हमारा वो बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन जब शुरू होता है तो उसके पहले सेशन, ये क्या नाम है तुम्हारा, फरवरी के पहले ही कार्य दिवस में इसको प्रस्तुत किया जाता है। बजट को पेश करने का काम भारतीय वित्त मंत्री करते हैं। जैसा आपको पता है, बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री राजस्व और व्यय के अनुमान की जांच करता है। बजट के जरिए सरकार अन्य मंत्रालयों को धन आवंटित करती है और वो डिमांड रखते हैं कि अनुदान मांगे, जिसे कहते हैं कि मांगी जाती है कि हमें किस कार्य के लिए कितना चाहिए, तो वही रखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि किस बजट में क्या क्या है। बजट की 3 सबसे बड़ी बातें हैं जो इस बार के बजट में दी गई है। दी फ्यूल रिफॉर्म, यानी हरित ऊर्जा, यानी फ्यूल के संदर्भ में बात की गई है कि हमें किस क्षेत्र में, फ्यूल के क्षेत्र में, और वो भी हरित की तरफ आगे बढ़ना है। गाइडिंग, यानी गाइड कौन करेगा इस संदर्भ के लिए। इंक्लूसिव समावेशन, यानी कि सभी जो विकास की मुख्य धारा में रह गए हैं उन्हें भी इसमें जोड़ना। और डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी मतलब इस संदर्भ में कहाँ जाएंगे वो, तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। विकास का इंजन किसे कहा गया है, ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे कि विकास के इंजन के रूप में इस बार के बजट में किसे शामिल किया गया है। तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, इन चारों से ही इन तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विकास का इंजन सहायक होगा, यानी कि इन तीनों पे, यानी विकसित भारत तक पहुंचने के लिए इन माध्यमों के जरिए ही हम विकसित भारत तक पहुंच सकते हैं। तो ये बजट की सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बजट की सबसे बड़ी बातें क्या हैं या विकास के इंजन के तौर पे क्या क्या है। पीएम मोदी ने इस बजट को ज्ञान का बजट कहा है। फैक्ट है सीधे कि पीएम मोदी ने इस बजट को ज्ञान का बजट कहा है। यानी जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी कृषि किसान, एन से नारी। तो आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान में वाई का अर्थ क्या है या एक को किससे संदर्भित किया गया है, इस तरीके से। अब पैसे कहाँ से आते हैं, रुपीस कम, यानी बजट में पैसे आते कहाँ से हैं, यानी सरकार की आय। उधारी व अन्य देयताओं से 24% यानी सबसे अधिक इसी से। आयकर यानी इनकम टैक्स से 22%। तीसरे नंबर पे जीएसटी है।
ये ऊपर नीचे हो गया है। तीसरे नंबर पे जीएसटी है, एंड अदर टैक्सेस हैं जिससे 18%। चौथे नंबर पे कॉरपोरेशन कर है जिससे 17%। तो क्रम पूछा जा सकता है कि सरकार की सबसे अधिक इनकम किन से हुई है, तो उधारी व अन्य देयताओं से सरकार की हुई है। उसके बाद हमारा आयकर है, उसके बाद हमारा जीएसटी एंड अदर है, उसके बाद कॉरपोरेशन कर और अन्य भी हैं, उनको मैंने शामिल नहीं किया है। मैंने उसी को शामिल किया है जहाँ तक वो पूछे जा सकते हैं। तो टॉप 4 को मैंने शामिल कर लिया इसमें। पैसे कहाँ जाते हैं, यानी हमें कहाँ खर्च करने हैं, ये व्यय हो गया। राज्यों को अनुदान, सबसे बड़ा खर्चा यहीं पे होता है। राज्यों को जो सरकार बजट में जो प्रावधान करती है केंद्र सरकार, वो 22% चला जाता है। उसके बाद ब्याज भुगतान, 20% हम ब्याज भुगतान करते हैं। ये सबसे बड़ा और घाटे का संदर्भ है हमारे नज़र से, क्योंकि हम इससे ना कुछ सर्जन होता है, ना ही कोई वेलफेयर का काम होता है। ये केवल जो हम ऋण या लोन लेते हैं उसकी ब्याज की भुगतान करने में ही हमारा 20% चला जाता है। यानी 100 रुपये लिए तो उसका 20% यानी 20 रुपये तो भुगतान में चला गया, 80 रुपये से ही कार्य होगा। और केंद्रीय योजनाओं में 16%, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा राज्यों को अनुदान में, फिर ब्याज भुगतान में और केंद्र की योजनाओं में हो रहा है। अब देखते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। रेवेन्यू रिसिप्ट 2025-26 जो अनुमान लगाया गया है वो 34.2 लाख करोड़ की गई है। कमाई या प्राप्ति या आय होगी। सरकार का अनुमान ये है कि इस बार हम रेवेन्यू रिसिप्ट से 34.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई करेंगे। पिछले वर्ष ये 2024-25 में कितना था, इसमें ये था कि 30.9 लाख की हम कमाई करेंगे। ये पिछले 2024-25 का था। पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट, ये भी अनुमान है कि 2025-26 में हम 16.4 लाख करोड़ रुपए की हम कमाई करेंगे। किससे? कैपिटल से। ये 2024-25 में कितना था? 16.3 लाख करोड़ था, यानी कि वृद्धि हुई है। ये भी देखेंगे कि इसमें भी रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है और कैपिटल में भी वृद्धि हुई है। टोटल प्राप्तियां हो गई, तो अब राजस्व और पूंजीगत यानी इसे और इसे प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्राप्तियां निकल जाएंगी कि कितना हम टोटल कमाने वाले हैं। तो हम टोटल 34.6 प्लस 16.4 को अगर प्लस करेंगे तो हम 50.6 लाख करोड़ सरकारी आय यानी सरकार की इनकम होने वाली है 50.6 लाख करोड़ की। आगे पूंजीगत व्यय, अब सरकार खर्च कहाँ कितना करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये हम 2025-26 में 15.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 15.5 लाख का होने वाला है। वहीं 2024-25 में हमने इसमें 13.2 लाख का करा था। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना भविष्य में हर देश के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे नई चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, रोज़गार मिलता है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि 15.5 लाख हमने पहले 13.2 लाख से बढ़ाकर 15.5 लाख कर दिया है। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? तो ये हमारा 2024-25 में 39.4 लाख करोड़ है कि हम राजस्व जो है वो इतना खर्च करने वाले हैं। राजस्व व्यय 2024-25 में हम इसे 37.0 लाख करोड़ रुपए खर्च करे थे, ये हमारा बढ़ गया है। राजस्व व्यय का बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन कैपिटल व्यय का बढ़ना भविष्य के लिए लाभदायक है। अब इसमें टोटल व्यय कितना हो गया, यानी पूंजीगत व्यय हो गया और तुम्हारा राजस्व व्यय, टोटल कितना खर्चा हो गया? हमने ये करा था 39.4 प्लस 15.5 जो खर्चा है, यानी कि कैपिटल का हो गया 15.5 और 39.4 रेवेन्यू, दोनों को मिला के हम 54.9 लाख करोड़ का खर्चा करने वाले हैं। यानी हमारा व्यय तो इतना है, व्यय इतना है और हमारी आय देख लो, आय हमारी कितनी है? 50.6 लाख हमारी आय है, यानी कि आय कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो ये एक तरीके का घाटे का बजट है। नोट, आय 50.6 तथा व्यय 54.9 लाख। राजकोषीय घाटा हमारा कितना हो गया? 4.3 लाख करोड़ का सीधा सीधा घाटा हमारे पास है। अब जीडीपी की तुलना में ये घाटा है,
क्योंकि घाटा हमेशा जीडीपी की तुलना में ही सरकार दिखाती है। 2025-26 में जो घाटा है वो प्राथमिक घाटा है, कितना है? 3.3 से 0.8 लाख हो सकता है, यानी इतने से हम इतने पहुंच सकते हैं, यानी घाटा हम कम करने की दिशा में, प्राथमिक घाटे को कम करने की दिशा में ही बढ़ रहे हैं 2025-26 में। ये प्रभावी राजस्व घाटा है जो 3.3 से अब हम 0.3 की ओर हम बढ़ सकते हैं। ये अनुमान ही है, जितने भी यहाँ बताए जा रहे हैं ये अनुमान ही बताए जा रहे हैं। राजस्व घाटा ये 4.4 से 1.5 की ओर हम बढ़ेंगे। फिजिकल डिफिसिट्स ये 6.7 से 4.4 की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी सभी में देख सकते हैं आप कम ही हो रहे हैं। हम घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है। अब देखते हैं सरकार ने किस पे कितना खर्चा, मतलब किन जो वो बड़े खर्चे देखते हैं जो सरकार करेगी। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर सेक्टर, डिफेंस सबसे ज़्यादा 4,91,732 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में खर्च होगा। सेकंड पे हमारा ग्रामीण विकास में 2,66,817 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री में होगी 2,33,211 लाख करोड़ रुपए। कृषि में चौथे नंबर पे 1,71,437 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। शिक्षा में 1,28,650 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं स्वास्थ्य पर 98,311 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। तो मैंने टॉप 6-7 को ही रखा है जो याद होने भी चाहिए। बाकी डिफेंस पहले नंबर पे है, ग्रामीण विकास है, गृह मंत्रालय, कृषि है, इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य 5वें और 6ठे नंबर पे, ये आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे 5वें नंबर पे है। शिक्षा के लिए हमारे पास इस बार बजट बढ़ाया गया है 1,28,650 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 98,000 खर्च किया जा रहा है। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब को भी बदला गया है, पिछली बार से इसको चेंज किया गया है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा पिछला टैक्स स्लैब क्या था और इस बार का टैक्स स्लैब तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। इस बार 0 से 4 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है सालाना तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। 4 से 8 लाख रुपए है तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए है तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए है तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा और 20 से 24 लाख रुपए तो आपको 25% तक का टैक्स लगेगा और 24 लाख से अधिक है तो आपको 30% तक का टैक्स लगेगा। यानी कि 4, 8, 12, 16, 20 यानी 4 लाख के बढ़ोतरी होगी और 5 के हिसाब से आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। पहले और अब के टैक्स स्लैब में अंतर है। आगे देखते हैं। बजट में किन किन योजनाओं को शामिल किया गया है और क्या उनमें बदलाव किए गए हैं। संशोधित उड़ान योजना, रिवाइज्ड उड़ान प्लान, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, यानी रास्तों को जोड़ा जाएगा और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की जाएगी। किसके माध्यम से? संशोधित उड़ान योजना, रिवाइज्ड उड़ान प्लान के माध्यम से 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। ऊर्जा, एनर्जी के क्षेत्र में क्या किया गया है। ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा आवश्यक है, यानी कि एनर्जी के क्षेत्र में अगर रिफॉर्म करना है तो हमें परमाणु ऊर्जा की तरफ भी देखना होगा और 2047 तक 100 गीगावाट तक हमें पहुंचना भी होगा। और इस योजना में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 छोटी स्वदेशी नाभिकीय संयंत्र लगाए जाएंगे जो 2033 तक पूरा किया जाएगा और इन्हीं के माध्यम से 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा तक पहुंचा जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि 2033 तक कितने छोटे स्वदेशी नाभिकीय संयंत्र लगाने की बात की गई है, तो 5। ये भी पूछा जा सकता है स्वदेशी हैं या किसी के सहयोग से, तो ये इंडिजीनियस स्वदेशी हैं। जल जीवन मिशन का विस्तार वर्ष 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन का विस्तार जो है 2028 तक बढ़ाया जाएगा। 15 करोड़ घरों को पोर्टेबल नल जल की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये हो जाएगा, कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं 2028 तक इसको बढ़ाया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए क्या किया गया है। सरकार इनके लिए पहचान पत्र जारी करने और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगी।
सरकार इनके लिए पहचान पत्र जारी करने और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा भी प्रदान करेगी। इसमें 1 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। इसमें पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, ई श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जाएगा और उनको बीमा कवर भी दिया जाएगा। वैसे गिग वर्कर कहते हैं किसे, इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया जोमेटो, स्विगी, अमेज़ोन, ये हो गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले टीचर्स हो गए, इन सबको गिग वर्कर्स में शामिल किया जाता है। या जिसे कहते हैं थोड़े समय के लिए, मतलब काम किया, पैसे दिए, बस कंप्लीट हो गया। जैसे हम अपने घर पे इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं, कुछ ख़राब हुआ, सही किया उसने, हमने पैसे दिया, हो गया, वो हमारा परमानेंट तो है नहीं कोई, तो इसको गिग वर्कर्स में शामिल किया गया। तो उनके लिए एक पहचान पत्र जारी करने और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसमें 1 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज भी मिलेगा। नेक्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण से सशक्त किया जाएगा। इसमें 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ महिलाओं, माताओं और 20 लाख किशोरियों यानी लड़कियों को महत्वपूर्ण पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, किस किस को, 8 करोड़ बच्चों को, माताओं को, 20 लाख किशोरियों को और गर्भवती महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। MSME नई परिभाषा, मतलब MSME के जो क्राइटेरिया थी कि किसको हम माइक्रो उद्योग कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे, मध्यम उद्योग कहेंगे, तो उसका क्राइटेरिया पहले क्या था, अब क्या है, टर्नओवर में पहले क्या था, अब क्या है। तो माइक्रो सूक्ष्म उद्योग, जिसमें पहले 1 करोड़ तक का निवेश की बात कही गई थी, लेकिन उसे अब बढ़ाकर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास कर दिया गया। और उसका टर्नओवर पहले 5 करोड़ था, अब उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। लघु स्मॉल यानी कि लघु उद्योग में पहले 10 करोड़ कर दिया गया था, अब 2.5 से लेके 25 करोड़ तक इसका निवेश बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें टर्नओवर 50 का था, लेकिन अब इसे 10 से 100 करोड़ के बीच में कर दिया गया है। मध्यम उद्योग, जिसमें 50 करोड़ का निवेश अलाउ था पहले, अब इसे 25 से 125 करोड़ तक के निवेश को अलाउ कर दिया गया है, जिसका टर्नओवर पहले 250 करोड़ था, जिसे अब 100 से 500 करोड़ या उससे अधिक कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, ये सीधे आपको मिलान या मैच द फॉलोइंग में सीधे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, MSME को पहले क्रेडिट गारंटी कवर में 5 करोड़ का कर्जा मिलता था, अब इसे 10 करोड़ कर दिया गया है। जो क्रेडिट गारंटी कवर था MSME के लिए वो 5 करोड़ था पहले, अब इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। और स्टार्टअप्स का 10 करोड़ से अब 250 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया गया, यानी इतने का कर्जा वो ले सकते हैं। दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। ये भारत हालांकि दालों में नंबर 1 है, उत्पादन में भी और उपभोग में भी। 6 वर्षों तक चलेगा ये कार्यक्रम, जो आत्मनिर्भरता मिशन है ये 6 वर्षों तक के लिए चलेगा। इसमें किस किस को शामिल किया गया, किन किन दालों को, तुअर, उड़द, मसूर दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि मिशन कब तक चलेगा, तो 6 वर्ष तक चलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें बदलाव किए गए हैं, ये किसानों को कम ब्याज पे ऋण मुहैया कराते हैं। तो किसान KCC के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बिग अपडेट है कि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी, अभी हुई नहीं, मतलब आगे कर दी जाएगी। यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यूरिया प्लांट आपूर्ति बढ़ाने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन का प्लांट लगाया जाएगा। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि कहाँ, असम में किया जा रहा है। धन धान्य कृषि योजना, ये वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ साझेदारी में धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। राज्यों के साथ मिलकर वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करना, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करना, प्रवास का एक विकल्प बनाए जाए, ना कि अवसर।
यानी विकल्प हो लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के कार्य किए जाएंगे तो लोग इसे विकल्प के तौर पे ना देखें बल्कि अवसर के तौर पे देखा जा सकता है। इसमें 100 जिले शामिल होंगे और 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो ध्यान रखना, धन धान्य कृषि किससे, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। प्रवासन को ज़्यादातर रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दवाइयों के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि कस्टम ड्यूटी किस क्षेत्र में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो ये जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूर्णतः समाप्त हो गई है। ये 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दिया गया है पूरी तरीके से। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी बस देनी होगी। ये आपको ध्यान रखना होगी, 6 दवाओं पर देनी होगी 6% और 36 दवाओं पर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। हाँ, तो कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं एक बार इसे देख लेते हैं। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क है जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये सीमा शुल्क है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात दोनों के समय लगाया जाता है। वस्तु और सेवाओं के आयात पर लगाए जाने वाले कर को आयात शुल्क के रूप में जाना जाता है और वस्तु और सेवाओं के निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को निर्यात शुल्क पे लगाया जाता है। यानी आयात होने पर आयात शुल्क और निर्यात होने पर निर्यात शुल्क, पर यह सीमा पार होना चाहिए। बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। ये आप ध्यान देंगे, बीमा क्षेत्र पर 100% एफडीआई। ये पूछा जा सकता है कि सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है, तो बीमा क्षेत्र में 100% की एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी बजट में जो फैक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। फैक्ट डाटा सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो यूपीएससी के प्रस्पेक्ट पे सीधे सीधे इस पे कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की गई, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ें। एसके एजुकेशन माइंड चैनल से जुड़े। यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इस चैनल पे कार्य किए जा रहे हैं और यदि आपका सपोर्ट मिला तो और वीडियो ऐसी बनाई जाएंगी, तो इसलिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये आईएएस के लिए, आईएएस बनने के लिए ये चैनल अधिकृत है। धन्यवाद।